So moving on with the next type of questions. In fact, the maximum marks questions, that is 4 marks or 5 marks question. तो 5 marks के questions जो past few years में long answers में 4 marks में 5 marks में आए हैं, अब उन questions के साथ हम move on करेंगे. So long answer type questions जो PYQs ही हैं. So moving on, discussing the first question here. All right, the first question. Identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for the reaction. So here first reaction जो है, zinc reacts with silver nitrate. आपको करना क्या क्या है इसके अंदर, देखिए मार्क कर लीजिए. आइडेंटिफाई करना है एक काम, फिर टेकिंग प्लेस, देन राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दूसरा काम फॉर दीज टू. 2019 का, ज्यादा पुराना नहीं, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है. ऑल राइट, सो ए पार्ट, जिंक रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस, जिंक रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट. करेक्ट फॉर्मूला बनाना is the key to this chapter, entire chapter. Writing the correct formula and balancing. जब आप करेक्ट फॉर्मूले बनाएंगे तभी आप करेक्टली बैलेंस कर पाएंगे. तो उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रिवाइज क्लास 9th वैलेंसी. इफ देयर इज एनी लूप होल, कहीं आपको लगता है कि वैलेंसी के साथ आपको तकलीफ है, फॉर्मूला मेकिंग में अगर आपको तकलीफ आ रही है, तो ओनली रीजन इज यू डू नॉट नो द वैलेंसीज, यू डू नॉट रिमेंबर द वैलेंसीज. अभी भी टाइम है, रिवाइज करिए कुछ कॉमन वैलेंसीज, फटाफट रिवाइज कर लीजिए. जो भी आपको बार बार रीअकरिंग एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनके फॉर्मूले बनाइए, रिएक्शंस लिखिए, ताकि आपको वैलेंसीज अपने आप याद हो जाए. ऑलराइट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव यू, यहाँ सब दे रखा है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सब दे रखा है. वैसे आपको पता होना चाहिए, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. ठीक है, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. आप देख के बता सकते हैं ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बैलेंस कर लेते हैं इसको. नाइट्रेट के 2 आयंस हैं तो यहाँ 2 आ गया और इधर 2 सिल्वर के सामने लगाते ही इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है. व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज दिस? दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हो गया काम, आधा पार्ट डन. ठीक है, अब 5 नंबर का भी क्वेश्चन है तो भी यहाँ पे 1 नंबर इक्वेशन लिखने में आ गया, फिर बैलेंसिंग में आ गया, फिर आपने टाइप ऑफ रिएक्शन बता दी उसमें आ गया. तो ऐसे कर करके पार्ट्स में मार्क्स हैं, तो हर पार्ट को याद रखना आपका काम है. मार्क कर लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता, और चेक कर लीजिए कि आपने दोनों पार्ट्स आंसर कर दिए हैं कि नहीं. बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट. पोटेशियम आयोडाइड PbI2 reacts with lead nitrate. पोटेशियम आयोडाइड, आई एम सॉरी, यहां मैंने गड़बड़ कर दी. यस, पोटेशियम आयोडाइड Ki reacts with lead nitrate PbNO3 whole twice. और क्या बना रहा है ये? टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. अब यहां पर आपको खास तौर पे पता होना चाहिए कि PbI2 जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है. येलो PPT मेंशन्ड नहीं है मगर इस पे मार्क्स मिलेंगे. मेंशन नहीं है पर उस पे मार्क्स मिलेंगे. ये रिएक्शन का ही पार्ट है. आपको येलो PPT बनाना है और इंडिकेट करना है कि यहाँ येलो PPT है, और ये जो है ये एक्वस सोल्यूशन बना है, और डेफिनेटली आयनिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर भी एक्वस सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं. ऑलराइट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप की रिएक्शन है ये. सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कौन सी? प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक, ये बात आपने आइडेंटिफाई कर दी. अब एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए बैलेंसिंग. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 पार्ट्स थे ना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस. तो बैलेंसिंग भी एक बार चेक कर लीजिए. बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ये. नाइट्रेट यहाँ पे 2 हैं तो आपने 2 लगा दिया यहाँ पे, और आयोडाइड वहां पे 2 हैं तो इसलिए 2 लगा दिया. अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है. 2 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 1 लेड
और 2 नाइट्रेट। ऑल राइट, चेक भी करना है, हाथों हाथ चेक करना है, मेक इट अ प्रैक्टिस, हाथों हाथ चेक करना है क्विकली। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। सिर्फ रिएक्शंस को यहाँ पे पहले क्लासिफाई कर देना है इनटू डिफरेंट टाइप्स। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, क्या यहाँ कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है? पहले तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या? हाँ जी, 2 कंपाउंड्स हैं तो मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों कंपाउंड्स हैं मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है सिल्वर क्लोराइड का, इसलिए ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है प्लस प्रेसिपिटेशन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी है प्लस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, दोनों टाइप का रिएक्शन है। नेक्स्ट वन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। प्लस अगर आपको याद हो तो अभी पहले वाले सेक्शन में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो आपको यहाँ पे दोनों बातें लिख के आनी है, कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक, दोनों का एग्जाम्पल है ये। तो अगर जहां जहां पे भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, आप लिख के आइए दोनों बातें, क्योंकि बहुत कंसाइज पूछा गया है आपसे। नंबर बट रहे हैं, बटोरने वाला होना चाहिए। इंफॉर्मेशन पूरी दे के आइए। आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि टीचर को मार्क्स काटने की जगह ना मिले, एग्जामिनर को मार्क्स काटने की जगह ना मिले। क्या है भैया, कॉम्बिनेशन है? हाँ है। आपको एक्सोथर्मिक चल रहा है दिमाग में तो वो भी लिखा है, ठीक है, हमें पता तो है ही ना, तो लिख के आने में क्या तकलीफ है? एक वर्ड ही तो लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है, प्रिसाइज लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है कि एग्जामिनर खुश होकर आपकी कॉपी चेक करे और अच्छे मार्क्स दे, क्योंकि करेक्ट लिखा है, कहानी नहीं लिखनी है। पोटेशियम क्लोरेट का डिकॉम्पोजिशन हो रहा है यहाँ KCl और ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पे साइन डिकॉम्पोजिशन का नहीं है, लेकिन ये थर्मल डिकॉम्पोजिशन है। अब याद रखिएगा कि डिकॉम्पोजिशन आपने 3 टाइप के पढ़े हैं, कौन कौन से? थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। तो ये जो एग्जाम्पल है थर्मल डिकॉम्पोजिशन का रिएक्शन है, हीट देनी पड़ती है, तो मेंशन करके आइए, सिर्फ डिकॉम्पोजिशन मत लिख के आइएगा, थर्मल डिकॉम्पोजिशन लिख के आइएगा, क्योंकि आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं डिकॉम्पोजिशन की। तो आपका धर्म है ये बात बताना कि ये कौन से टाइप का डिकॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट वन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कौन से टाइप का रिएक्शन है भाई? ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कितने तरीके से आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, अब तो आपको रट गया होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप देखिए, अब तो आपको इतनी बार हमने इस क्वेश्चन को इन कंपाउंड्स को कर लिया है कि अब आपको ये भी रट गए होंगे, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड कितनी बार पूछ लिया आपसे, बेरियम सल्फेट बनाएगा और किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा? व्हाइट कलर का। ये कितनी बार रिपीटेड कंपाउंड्स हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 होल थ्राइस, एंड हमें क्या देगा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और हमको क्या मिलना है? ये रिएक्शन यूज ही क्यों की जा रही है? ये रिएक्शन बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट के कारण बार बार यूज की जा रही है, और मिल रहा है आपको AlCl3। ठीक है, अब क्या करना है? बैलेंस कर दो उठा के इसको। क्या करना है? बैलेंस बोला है ना, हाँ। और इक्वेशन इस चैप्टर, आप क्योंकि बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखनी है। याद रखिएगा, इक्वेशन आपकी हमेशा बैलेंस्ड ही होनी चाहिए, फटाफट हो जाएंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपसे होता चला जाएगा। 2 क्लोरीन है, वहां 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, वहां 1 अकेला ही है। तो हम यहाँ पे 2 सप्लाई कर दें, क्लोरीन हो गई 6, और यहाँ सप्लाई कर दें 3, तो क्लोरीन हो गई 6। क्लोरीन बैलेंस्ड, बेरियम 3 है, यहाँ पे 3 लिखते ही बेरियम भी बैलेंस, सल्फेट भी बैलेंस, इधर 3 सल्फेट है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्विक बैलेंसिंग आनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखना ही चाहिए। प्रेसिपिटेट के कलर्स आपको याद होने चाहिए। हमने बहुत थोड़े से ही प्रेसिपिटेट करे हैं, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का, फिर अभी हमने बात करी थी पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड की येलो कलर का,
उसके पहले हमने और भी जो बातें करी थी, तो आपको सारा एक बार वीडियो चाहे तो आप रिकॉल कर लीजिए, पूरा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, हमने सब जगह पूरी जगह प्रेसिपिटेट्स के कलर की बात करी है, तो उसको याद रखना है हमको। ऑलराइट, मूविंग फर्दर with the next question. Study the given figure given below and answer the following question. इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। आपको जब डायग्राम बनाना है तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे अगर आपसे डायग्राम बनाने को या एक्टिविटी डिजाइन करने को क्वेश्चन पूछा जाए। खास बात क्या ध्यान रखनी है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले पिछले टॉपिक के साथ, पिछले टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ बता रही थी कि ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये देख रहे हैं आप हाइड्रोजन की वॉल्यूम, ये हाइड्रोजन की वॉल्यूम है और ये ऑक्सीजन की वॉल्यूम है, डबल दिख रही है डायग्राम में। तो जब आप ये डायग्राम बनाएं, अगर ये डायग्राम बनाने को आ जाए, आप ये डायग्राम बनाएं तो इस तरह से दिखनी चाहिए वॉल्यूम 2:1 के रेशियो में। हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल होगी एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 2:1 के रेशियो में ये दिखनी चाहिए, तो ये यहाँ पे दिख रही है। ओके, मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। क्या दिख रहा है आपको, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। तो थर्ड का ए पार्ट कह रहा है नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। बी पार्ट क्या कह रहा है आपसे, 3B, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। अब अगेन ये आपसे पूछ ही लिया गया, इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के साथ ये जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन ऑफ वॉल्यूम्स, और कौन सी गैसेस कहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, एंड हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2:1 बाय वॉल्यूम। डबल द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, आपसे एनोड इज टू कैथोड का रेशियो पूछ लिया जाए तो 1:2 होगा, कैथोड इज टू एनोड का रेशियो पूछ लिया जाए तो 2:1 होगा, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन पूछ लिया जाए तो 2:1 होगा, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन पूछ लिया जाए, एमसीक्यू में कैसे भी घुमा के दे सकते हैं ना। देखिए पास्ट ईयर में जो पेपर्स मैंने देखे उनके अंदर अभी इस चैप्टर से स्पेसिफिकली एमसीक्यू नहीं थे, इसलिए मैंने एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। इस पे बेस्ड एमसीक्यूज, मतलब जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उतनी जानकारी अगर आपको है तो एमसीक्यूज अगर उसमें से आते हैं, जो मैं एमसीक्यूज आपको डिस्कस करती जा रही थी बीच बीच में ऑप्शंस, तो वो आप वैसे उसको बिल्कुल 100% अप्लाई कर सकते हैं। जितने डिटेल डिस्कशन हमने इस चैप्टर का किया है तो उस इंफॉर्मेशन के साथ अगर कोई एमसीक्यू आता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमने उसमें अच्छे से कवर कर ली, तो हमें एमसीक्यू करने के लिए टेक्स्ट अच्छे से पता हो। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस केस। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थर्ड का सी पार्ट हो जाएगा 2H2O gives 2H2 plus O2, और इस एरो के ऊपर मैंडेटरी है आपको मेंशन करना इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो आपको यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशन भी मेंशन करनी जरूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू द वाटर। व्हाई? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीबीएसई 2020 में क्या पूछ लिया गया? द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी अगर हम यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या हो गया भाई? ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी अगर हम यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं कर रहे हैं?
प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर आयोनाइज नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का तो उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाए, ठीक है। सो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को वो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर, व्हाई? वाटर इज अ कौन सा कंपाउंड है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड प्योर स्टेट में, ठीक है। ऑलराइट, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इसीलिए हम उसमें क्या कर रहे हैं? एसिड ऐड कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। मूविंग ऑन फर्दर, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, स्टेट 4 ऑब्जर्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक एक करके चलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एनी चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड and the substances formed have completely different properties than that of the reactants। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है than the reactants, that is a chemical change, ठीक। state 4 observations which help you to determine whether a chemical reaction has taken place। केमिकल रिएक्शन हुई है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैसे पता चलेगा? 4 पैरामीटर्स। पहला, चेंज इन कलर, फिर चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फोर्थ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर क्या पूछ रहे हैं? राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन विद अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक एक एग्जाम्पल चारों ऑब्जर्वेशन का लिखना है। तो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। जिंक का रिएक्शन होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनेगा क्या? ZnSO4 एक्वस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस हीट, ठीक है। ये गैस के रिलीज में भी दे सकते हैं और जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जो हम बार बार कर चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे आपको दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमने ये एग्जाम्पल लिया था एनसीईआरटी में, ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है हीट रिलीज के लिए। फिर इस रिएक्शन को हम गैसेस फॉर्मेशन, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस के साथ भी यूज कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ यूज कर सकते हैं। सेम ये रिएक्शन चला जाएगा, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखें कि एक ही रिएक्शन, अगर उन्होंने यहाँ पे आपको मार्क्स दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन को आप कॉपी करते चले जाएं। ट्राई एंड यूज अ डिफरेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है सपोर्ट करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर को, ठीक है, और उसी में उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ गैस भी बता दिया। मगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ट्राई एंड कीप डिफरेंट इक्वेशंस। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप ये कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ यूज करिए। हीट स्पेसिफिकली बता रहा है, ये वाला एवोल्यूशन ऑफ गैस बता रहा है। हीट रिलीज हो रही है, दैट्स समथिंग एल्स, बट यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही है, तो उसको भी बताइए। फिर चेंज इन कलर की अगर हम बात करें तो चेंज इन कलर में आप बढ़िया से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए जिसमें बेहतरीन चेंज इन कलर आपको दिखता है। किसके अंदर? Fe, बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है ये। आपको जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखेंगे आपको ये वाला कलर चेंज जरूर दिखाया जाएगा। तो गो विद समथिंग कॉमन, अनकॉमन या ऐसा कुछ सोचने के चक्कर में मार्क्स नहीं कटवाने। सिंपल रखिए चीजें ताकि मार्क्स मिल जाए आपको, और आपको आता भी है तो जो आपको आता है उसको आप अप्लाई करके आइए, यूज करिए, ताकि आपका ब्रेन भी रिलैक्स रहे और अच्छे से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके इजीली आपकी चीजें हो जाए। तो इसका कलर है ब्लू, और यहाँ पे जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा FeSO4 ग्रीन कलर का, और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो यहाँ पे एविडेंटली आपको चेंज इन कलर जो है वो बढ़िया तरीके से दिख रहा है। फिर लास्ट वाला था क्या? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ PPT, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। आपने देखा हमने यहाँ पे बेरियम सल्फेट को कितनी बार पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट में, तो लिख के आइए, वही रिएक्शन लिख के आइए। या फिर अभी हमने लेड आयोडाइड बनाया था पिछले एक उसके अंदर, पिछले के क्वेश्चन के अंदर, वो रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए कॉमन वाली लिख रही हूँ, बहुत कॉमन वाली, ताकि आपको कॉमन चीजें जो है आप इतनी बार कर चुके हैं वो आपको याद रहे, ठीक है।
तो मैं आपको इसीलिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट विल गिव यू बेरियम सल्फेट। और बताइए यहाँ पे एरो बनाना है। जब आप यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लिख रहे हैं तो वो बात वहाँ कंप्लीट रिएक्शन में भी दिखानी है कि फॉर्मेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का बाय यूजिंग आइदर अ डाउनवर्ड फेसिंग एरो, या फिर सॉलिड लिख रहे हैं आप, या फिर पीपीटी लिख के आ रहे हैं आप वहां पे, और यहाँ बना रहे हैं आप सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड एक्वस, सोडियम क्लोराइड एक्वस कंडीशंस में, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर बताएंगे प्रेसिपिटेट का, व्हाइट पीपीटी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रेसिपिटेशन के लिए और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से पूछ लिया सीबीएसई 2015 में कि आपने जितने भी आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ, और उनका एक एक एग्जाम्पल बताइए। कोई इंट्रिकेट चीज नहीं पूछी, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं पूछी, मगर उसके अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लिया। कॉम्बिनेशन कवर हो गई, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई, और प्रेसिपिटेशन, मतलब पूरे चैप्टर का सार पूछ लिया आपसे। तो अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से चीजों को अप्लाई करिए। आता आपको सब है बाय नाउ, नहीं आता है तो हम ये क्वेश्चंस इसीलिए कर रहे हैं कि आपको समझ आए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, सॉरी, moving on to the next question. What happens when food material containing fats and oils are left for a long time? List two observable changes and suggest 3 ways by which this phenomena can be prevented. Rancidity corrosion हट गया है, राइट, बट स्टिल मैं आपको इसका एक ब्रीफ पॉइंट दे देती हूँ। मान लो बाई चांस गलती से कुछ आ जाए तो भी आपको आता तो हो ही, ठीक है, बट वो हट चुका है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल इज लेफ्ट, फैट्स एंड ऑयल्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रैंसिडिटी टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से उनके टेस्ट में चेंज आ जाता है। प्रिवेंट कैसे की जा सकती है? रेफ्रिजरेशन, कितने मेथड्स पूछे? 3 वेज, रेफ्रिजरेशन, स्टोरिंग अवे फ्रॉम सनलाइट और एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ये 3 वेज। तो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट, what is observed after about 1 hour of adding the strips of copper and aluminium separately to ferrous sulfate solution filled in 2 beakers? 2 बीकर हैं, उनके अंदर 2 बीकर हैं, इसके अंदर क्या है, इन बीकर्स के अंदर जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना, उसको इमेजिन करना शुरू कर लीजिए कि आपके सामने ही ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। 2 बीकर हैं, उसके अंदर फेरस सल्फेट फिल्ड है, FeSO4. In fact, I would like to write it with green color. FeSO4 filled है, FeSO4 filled है, ठीक है। अब क्या हुआ है, what is observed after 1 hour adding strip of copper and aluminium? इसके अंदर तो कॉपर ऐड किया एक के अंदर और दूसरे के अंदर एल्यूमिनियम ऐड किया, ठीक है। Name the reaction if any change in color is noticed. Name the reaction, पहला काम, if any color change is noticed. Also write chemical equation for the reaction. तो कलर चेंज आप किस में नोटिस करेंगे और किस में नहीं नोटिस करेंगे, ये आप कैसे बताएंगे? ये आप बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और अगर आपको कलर्स की जानकारी होगी, फेरस सल्फेट बाय नाउ आप अब तक इतनी बार सुन चुके हैं ग्रीन कलर का होता है, तो फेरस सल्फेट का कलर है ग्रीन, जो दोनों जगह पे हमने मेंशन करा है। अब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour, ये बात भी आपको बतानी है। 1 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, बीकर ए नाम दे देते हैं हम इसे और इसे बीकर बी नाम दे देते हैं। तो आप पहले बता दीजिए कि बीकर ए के अंदर है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, बीकर बी के अंदर है ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट एंड कॉपर, बीकर बी के अंदर है ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट एंड एल्यूमिनियम। तो बीकर ए के अंदर नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, चेंज इज ऑब्जर्व्ड एंड नो चेंजेस ऑब्जर्व का मतलब है एंड द सॉल्यूशन remains green in color, ठीक है। बीकर बी के अंदर क्या हो रहा है, बीकर बी के अंदर क्या हो रहा है, बीकर बी के अंदर आप देखते हैं क्या, बीकर बी के अंदर
green color of ferrous sulfate fades away. Green color of ferrous sulfate fades away. फेड्स अवे भी लिख सकते हैं, डीकलराइज भी लिख सकते हैं, डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, ये तीनों शब्द लिख सकते हैं. ये तीनों वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि आपसे कहा कि कलर डिस्चार्ज हो गया, कलर फेड अवे हो गया, कलर डीकलराइज हो गया. सबका मतलब एक है, ठीक है, सबका मतलब एक है कि जो कलर था वो चला गया. तो ये वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए कि किस फ्रेज का या किस वर्ड का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं. ऑलराइट, सो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट फेड्स अवे. कारण, अब कारण भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑब्जर्वेशन लिख करके आ जाएंगे. यू विल हैव टू सपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन विद द रीजन. तो आपसे पूछ रहे हैं इफ एनी कलर चेंज इज नोटिस ऑल्सो राइट. ठीक है, अब जिसके अंदर आपको बीकर ए के अंदर देयर इज नो चेंज, तो जिसके अंदर चेंज है उसके अंदर आप बताएंगे कि क्या चेंज हुआ है. कलर चेंज आपने बता दिया. अब आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे बिकॉज, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, so it displaces, so aluminum displaces iron from ferrous sulfate and formation of aluminum sulfate takes place, which is colorless, which is colorless. Aluminum sulfate solution is colorless, इसीलिए green color से fade होके वो colorless में बदल गया है. तो यहाँ पे आप ये बात लिखेंगे, बता के आएंगे. और support your answer with a reaction also. Al plus FeSO4 will give you Al2SO4 whole thrice plus Fe, और यहां पे आप बताएंगे कि ये है कलरलेस. और साथ में ये भी लिखेंगे कि आपको एक ग्रेश ब्लैकिश ग्रे डिपॉजिट मिलेगा एल्यूमिनियम की स्ट्रिप के ऊपर, जो कि डिपोजिशन है किसका, आयरन का. ग्रेश ब्लैक डिपॉजिट आयरन का किसके ऊपर हो रहा है, एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर हो रहा है, वो भी आप बताएंगे. ठीक है, नेम द रिएक्शन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब क्या लिखना, नेम द रिएक्शन. इतनी बात पूरी रीजन के साथ अपने सपोर्ट करी, जहां जो लिखना जरूरी है पूरी बात लिख के आए. ठीक है, क्या बताया आपने, चेंज इन कलर बताया, फिर रिएक्शन कारण बताया कि क्यों चेंज इन कलर हो रहा है, फिर रिएक्शन लिखी, उसके अंदर भी कलर चेंज बताए, और फेड अवे होने का मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम सल्फेट बना है इसलिए वो कलर चला गया है. ठीक है, ये पूरी बात बताई. अब आप ये बता दीजिए कि भाई ऑल्सो राइट द, अच्छा इक्वेशन तो पूछी गई है तो वो भी आपने बता दी. और नेम द रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक, तो इस तरीके से आप पूरा आंसर फ्रेम करके लिख के आए तो दिस इज गोइंग टू फेच यू कंप्लीट मार्क्स. मूविंग ऑन फर्दर, डिजाइन एंड एक्टिविटी. नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको मैं कहूंगी कि आप कोशिश करें इसको पॉइंट्स में लिखें. डिजाइन एंड एक्टिविटी जब आता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं. आपने इतनी सारी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज देखी है पर आपको क्लिक नहीं करता कौन सी एक्टिविटी चूज करनी. ऐसा बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है. तो डिजाइन एंड एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट. तो आपको लेड नाइट्रेट से लेड नाइट्रेट का रिएक्शन याद आना चाहिए. लेड नाइट्रेट से लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन का रिएक्शन याद आना चाहिए. अब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कैसे कराओगे, टेस्ट ट्यूब में ही कराओगे. तो बस आपको क्या करना है, एक्टिविटी जब डिजाइन करते हैं तो उसको एक प्रॉपर पैटर्न में डिजाइन करते हैं. उसके लिए सबसे पहले हम एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, फिर हम उसमें लिखते हैं कि मटेरियल्स यूज्ड, सबसे पहले एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखते हैं. प्रैक्टिकल्स आपने करे हुए हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर एक्टिविटी कैसे लिखते हैं, एम लिखते हैं, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर एपरेटस उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. ठीक है, फिर आप इन्फरेंस लिखते हैं. तो उसी तरह से डिजाइन करनी है आपको एक्टिविटी. अगर इस तरीके से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्टिविटी डिजाइन करने को आती है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है. याद रखिए उसमें 4-5 ही चीजें होती हैं और उसके अंदर डायग्राम भी बना के आना है. ठीक है, उस एपरेटस का डायग्राम भी बना के आना है कि क्या हो रहा है. जैसे यहाँ पे आपसे 2019 में पूछा गया था लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं बनाना था, बस एक टेस्ट ट्यूब बनानी थी और उसको यहाँ से हीट करना था और उसको यहाँ टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करते हुए स्टैंड से दिखा देना था कि टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ रखा, ये है लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स, यहाँ से कुछ गैसेस रिलीज हो रही हैं.
और लेबल करना है लेड नाइट्रेट, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स, ठीक है। गैसेस रेडिश ब्राउन, फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कलरलेस odorless gas O2। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन अगर आपको पता है क्या होता है, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जब डिकम्पोज होते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन बनती है। लेड ऑक्साइड का कलर बाद में यहाँ मेंशन कर दें कि यहाँ पे बाद में आप एक टेस्ट ट्यूब और दिखा दें, और दिखा दें कि यहाँ पे येलो कलर का लेड ऑक्साइड भी बना है, लेड ऑक्साइड। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप डिजाइन करके एक्टिविटी, अब इसी टेस्ट ट्यूब में नहीं बना दें येलो, यहाँ पे तो आप डिकम्पोजिशन दिखा रहे हैं, आपने क्रिस्टल दिखाया, डिकम्पोजिशन दिखाया, डिकम्पोजिशन होने के बाद गैसेस रिलीज होने के बाद येलो पीपीटी बचा है लेड आयोडाइड, लेड ऑक्साइड का, तो उसको आप अलग से बताएं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया है। ऑलराइट, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, देखिए यहाँ पूछ ही लिया है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशंस। टू मेन ऑब्जर्वेशंस अब क्या है, रिलीज ऑफ गैसेस, ठीक है, कौन कौन सी गैसेस, अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज्ड व्हिच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, अ रेडिश ब्राउन गैस इज रिलीज्ड। ऑलराइट, तो दो ये ऑब्जर्वेशन हो गए, एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया रिलीज ऑफ गैस, रिलीज ऑफ टू गैसेस, दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया येलो कलर का रेसिड्यू लेड ऑक्साइड का बच गया है, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशंस ये हो गए। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। डू वी हैव स्पेस ओवर हियर? यस। सो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, सॉलिड था क्योंकि बोल रहे हैं क्रिस्टल लिए थे, हीट किया आपने इसको, बना PbO, सॉलिड था, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। अब इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए एक्टिविटी डिजाइन हमने बात कर ली, ये पांच छह पॉइंट्स के अंदर हमने ये बात कर ली, एक्टिविटी हो गई डिजाइन, ठीक। दूसरी चीज क्या देखिए, ड्रॉ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया सब तरीके से, तो डायग्राम वाला चीज हो गया, और ये ऑब्जर्वेशंस भी हमने, दो मेन ऑब्जर्वेशंस थे वो भी हमने बता दिए। फिर राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हमने वो वाली बात भी पूरी कर ली, बैलेंस्ड भी है, फिजिकल स्टेट भी है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने अभी पलट के क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, उसके अंदर एक एक पॉइंट को चेक करा, क्योंकि आता तो मुझे सब कुछ है, मुझे बैलेंसिंग भी पता है, मुझे उसकी स्टेट्स भी पता है, मुझे रिएक्शन भी पता है, मुझे रिएक्शन कंडीशन भी पता है, लेकिन क्या क्वेश्चन में कोई पूछी गई बात मुझसे छूट गई है, उस पर मैंने ध्यान दिया। इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्किप कर जाते, आता तो है मगर नंबर नहीं आ पा रहे, तो क्यों नहीं आ पा रहे, हम कुछ ना कुछ छोड़ ना दें, आता है छूट ना जाए, स्किप ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछी गई। तो हमेशा एक बार क्रॉस चेक करें, जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो अंडरलाइन कर लें, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, तो उस पर या तो नंबर डाल लें 1 2 3 4, ये बात बतानी है, ये बात बतानी है, ये बात बतानी है। तो ऐसा करने पर आप बार बार चेक कर पाएंगे कि जो भी चीजें आपसे पूछी गई आपने सारी वो बातें बता दी हैं कि नहीं बताई हैं। और हमेशा क्वेश्चन दोबारा रीड करके चेक करें कि जितनी चीजें पूछी गई हैं वो सारी आपने लिख दी है कि नहीं, अगर आपको आती हैं तो, और आनी ही चाहिए। All right, so I hope this chapter is clear to you। इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारा इनसाइट अब आपको मिल चुका है। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, अगर इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से किया है तो दिस इज गोइंग टू कवर 50% ऑफ एसिड बेसिस एंड 50% ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये दोनों चैप्टर्स को बेस बना के आपका आधा काम एसिड बेसिस में भी सॉल्व कर देगा और आधा काम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी सॉल्व कर देगा। कैसे, तो मैं जब एसिड बेसिस का चैप्टर डिस्कस करूंगी तो आपको फिर से रिकॉल करा के बताऊंगी कि यहाँ पे इस चैप्टर ने देखो कैसे आपको सपोर्ट कर रखा है। तो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसकी फाउंडेशन है वैलेंसीज। में फिर से आपसे बोल रही हूँ, वैलेंसीज अच्छे से रिवाइज करिएगा। ऑलराइट, विद दैट
I'll take the leave. Thank you so much and wish you all the best. Stay tuned. We'll meet again.